बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ FA1 की। पहले मैंने दिए थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और काफ़ी चीज़ें और भी दी थी। अब मैं थोड़ा सा मज़ीद इसको स्पेसिफिक करने जा रहा हूं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ FA1 मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। अब इस वक्त कुछ वीडियोस में थोड़ा डिले आया माज़रत के साथ। अब मैं तकरीबन 21 वीडियोस इकट्ठी बनाऊंगा आगे पीछे करके, आपको तकरीबन 18 से 20 दिन में सब मिल जाएंगी और मैंने पूरी AFD को प्रॉपर तरीके से कवर किया। अब इसमें क्या होएगा कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ FA1 मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा और इसी तरह से फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टर्म्स को मैं डिस्कस करूँगा अगली वीडियो में और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को मैं डिस्कस करूँगा। तो इस लिहाज से मैंने हर सब्जेक्ट की 3-3 वीडियोज़ को प्लान किया है। तो इस लिहाज से आप इसको बहुत गौर से देखिएगा। नॉर्मली आपको ये वीडियोस कहीं नहीं मिलेंगी इस तरह की वीडियोस, इसलिए क्योंकि आप पूरा YouTube देख लें। मैंने तो बहुत सर्च किया, बहुत सर्च करने के बाद फिर मैं यहाँ पे काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं नतीजे पहुँचा हूँ कि मुझे इस वीडियोस को ख़ुद बनाना और ख़ुद वीडियोस में नंबर 1 वीडियो आज की है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ FA1 के बारे में। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ FA1 है और यहाँ पर मैंने टॉपिक्स भी कवर किए हैं और उनके मार्क्स भी कवर किए हैं। ये सबसे यूनिक चीज़ है इस वीडियो की कि मैं यहाँ पे टॉपिक्स भी कवर करूँगा और यहाँ पे मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के मार्क्स भी कवर करूँगा जो पेपर में आने वाले हैं। ये कोई नहीं बताता और मुझे पता कोई बता भी नहीं सकेगा, क्योंकि नॉर्मली टीचर्स को इस तरह का एनालिटिकल व्यू रखना नहीं आता। तो इसलिए मैंने इसको कोशिश किया है कि इसको काफ़ी तरीके से स्पेसिफिक किया जाए और बच्चों को बताया जाए कि किस टॉपिक के कितने मार्क्स पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो इन मार्क्स को किस तरह से आपने एक्सटेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ FA1 के बारे में। नॉर्मली स्टूडेंट समझते हैं कि सिर्फ टॉपिक बताए जाएंगे, यहाँ मैं टॉपिक के साथ आपको मार्क्स भी बताऊँगा, इस टॉपिक में कितने मार्क्स कवर हो सकते हैं ACC के एग्ज़ाम के अंदर। तो ये बहुत मज़ेदार सी चीज़ है। तो इस लिहाज से अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, आपको पता। सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ FA1 मार्क्स वाइज, यानी हम मार्क्स वाइज इसको हम देखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो जनरल एंट्रीज है। जनरल एंट्री स्टूडेंट की इतनी वीक होती हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा हो सकता है कि आप अगर स्टूडेंट हो तो आपकी भी वीक हो। जनरल एंट्रीज के ऊपर बेटा सबसे फोकस करो। जनरल एंट्रीज के ऊपर काफ़ी पेपर का हिस्सा आता है FA1 का। अब आप हैरान होंगे जी ये क्या बात हुई, यही बात है। आप कभी गौर करो, अगर आपने कभी एक आधा फेलियर लिया है FA1 के अंदर तो आप याद करो तो FA1 की जनरल एंट्रीज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसमें बहरहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में नंबर 1 जनरल एंट्रीज है विद टी काउंट्स हैं। ये आपको एग्ज़ाम के अंदर 8 नंबर दे सकते हैं। नंबर 2 अकाउंटिंग क्वेश्चन है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन नॉर्मली पेपर्स में आ जाता है अकाउंटिंग क्वेश्चन के रिगार्डिंगली। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन डायरेक्ट पूछी जाएगी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही पूछा जाएगा, यही पूछा जा सकता है कि इक्विटी क्या होती है, तो वो सारी बात है एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को निकाल दें। यही पूछा जा सकता है लायबिलिटीज़ कैसे हम फाइंड आउट करें, तो एसेट्स में से इक्विटी को निकाल दें। तो इस तरह से कुछ जगलरी करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन के एरिया से 10 नंबर के मार्क्स आने के हाईएस्ट चांसेस हैं। नंबर 3 सस्पेंस अकाउंट एंड टाइप्स ऑफ एरर। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो मेरे पास भी पढ़ रहे हैं, उनका सस्पेंस अकाउंट बहुत वीक होता है। सस्पेंस अकाउंट में बहुत मेहनत करो। और टाइप्स ऑफ एरर का जो टॉपिक है, सारी बात है जिसमें एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, सारे जितने भी काइंड ऑफ एरर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से ग्रिप में होने चाहिए और इनकी भी एंट्रीज होती हैं। अब स्टूडेंट नॉर्मली तुक्का मार रहे होते हैं, तुक्के से ACCA मैंने पहले बताया था नहीं होता। अगर तुक्के से ACCA करना तो ACCA ना करें। तो तीसरा टॉपिक आपका सस्पेंस अकाउंट एंड टाइप्स ऑफ एरर है। ये आपको 8 नंबर पेपर में दे सकते हैं। 8 नंबर का मतलब है कि 4 MCQs आ सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर टॉपिक है BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का टॉपिक है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का टॉपिक जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो सारी बात है आपको FA2 में भी हेल्प आउट करता है और आपको F3 तक इसको लेके चलना होता है और कई दफ़ा F7 में भी इसका हेल्प आउट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो टॉपिक है वो आपको 8 नंबर पेपर में दे सकता है। इसके अलावा 5वां टॉपिक है डेप्रिसिएशन। अब आप हैरान होंगे सर डेप्रिसिएशन का टॉपिक तो FA1 के सिलेबस में इतना है ही नहीं है। डेप्रिसिएशन का टॉपिक नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन के मुतल्लिक वो कुछ भी पूछ लेता होता है। तो ये मैं बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरव्यूज़ लेने के बाद फिर मैं ये बात करूँ कि डेप्रिसिएशन का कोई एक आधा क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री वो पूछ लेता है,
डेप्रिसिएशन का कुछ भी छोटा सा कैलकुलेशन पूछ लेता है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको लाजमी याद रखनी है, ज़्यादातर ये एंट्री ही पूछता है FA1 के एग्ज़ाम के अंदर। तो डेप्रिसिएशन मेरे हिसाब से एक MCQ को मैंने दिया है, तो 2 नंबर इसको आ सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर पे टॉपिक है पेरोल का। पेरोल का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोच भी नहीं, अगर मैं इसको टॉप 3 टॉपिक में से FA1 के अंदर लेकर आऊँ तो उसमें एक पेरोल बनता है। तो पेरोल जो है वो आपने लाजमी इसको कैलकुलेशन सीखना है कि आपने कैलकुलेट कैसे करनी है, सारी बात है, वेजेस कैसे निकालनी है, ओवर टाइम की कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये तमाम चीज़ें जो भी पेरोल के अंदर आती हैं वो सारा का सारा आपने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कवर करना है। तो पेरोल का टॉपिक भी 10 नंबर दे सकता है। अब आप खुद सोचें कि 10 नंबर आप पेरोल से सिर्फ निकाल सकते हैं, और इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है। 7वें नंबर पे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट के टॉपिक में भी आपको ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपको डेटर्स एंड कंट्रोल अकाउंट में ग्रिप नहीं है तो आपका FA2 का पेपर भी खतरे में है और आपका F3 का भी खतरे में है, ठीक है। तो डेटर्स एंड क्रेडिट, क्योंकि ये बेसिक्स है ना, FA1 में सारी बात है, काफ़ी चीज़ें बेसिक्स के हवाले से हैं, तो अगर आपको बेसिक्स पे ग्रिप नहीं है तो फिर आप मार खा जाओगे। तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट आपको 8 नंबर दे सकता है आसानी के साथ। ये कम से कम मार्क्स हैं जो मैंने एवेल्यूएट किए हैं, और ये मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद, जैसे मैंने बताया, ये सारा एग्जामिन किया है और उसको फिर इसको मैं रिवील कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका डेटर्स एंड कंट्रोल अकाउंट 8 नंबर दे सकता है। उसके बाद 8 नंबर पे टॉपिक है पैटी कैश का। अब पैटी कैश एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट समझते हैं ये बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसिव होते हैं, बस इसको इतना ही लेना, नहीं। इसकी डेफिनेशन भी आती है पैटी कैश की। पैटी कैश के अंदर एक टर्म है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश। ये अक्सर ये इस डेफिनेशन के मुताबिक क्वेश्चन आता है, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश। तो यहाँ पे आप उसको प्रॉपर तरीके से देखोगे कि पैटी कैश का बड़ा टॉपिक आपको 8 नंबर तक दे सकता है। इसके अलावा 9th नंबर में कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिर इसमें आपको पता होना चाहिए कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको पेपर में पूछी जाती हैं। तो स्टूडेंट नॉर्मली, हालांकि ये बहुत नॉमिनल सा टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है, इसको अंडरस्टैंड भी करना भी आसान है, लेकिन पेपर में इसकी वैल्यू काफ़ी है और ये तकरीबन 6 नंबर आपको पेपर में देगा। उसके बाद 10वें नंबर पर टॉपिक आता है क्रेडिट नोट डेबिट नोट का। क्रेडिट नोट का अक्सर क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं, ख़ुसूसन क्रेडिट नोट का। डेबिट नोट का भी आता है, लेकिन क्रेडिट नोट के ऊपर उन्होंने ख़ास मेहरबानी की हुई है तो क्रेडिट नोट के ऊपर उन्होंने ख़ास मेहरबानी की हुई है, तो इसलिए आपको इस मेहरबानी से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के क्वेश्चन तकरीबन 6 नंबर के पेपर में आ सकते हैं। 11वें नंबर पे इनपुट आउटपुट टैक्स का जो टॉपिक है वो मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट 3 नंबर 1 पे अगर मैं लूँ तो इनपुट और आउटपुट के टैक्सेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनपुट और आउटपुट के टैक्सेस के अगर आपने क्वेश्चंस पे ग्रिप लेनी है तो ज़ाहिर बात आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इनके जो थोड़े बहुत फार्मूलाज हैं उनको देखना पड़ेगा। तो इनपुट और आउटपुट का जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो आपको अच्छे तरीके से ग्रिप में होना चाहिए, ये आपको 10 नंबर पेपर में दे सकता है। इसके अलावा 12th नंबर पे टॉपिक आता है डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का डिफरेंस मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में भी बोला है कि डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इनमें फ़र्क है। अब स्टूडेंट्स वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी करते हैं जी आप तो बहुत मिनिमम चीज़ें बता रहे हैं। मिनिमम नहीं बताता मैं स्पेसिफिक बताता हूँ जो मैंने अपनी सर्च में सारा एवेल्यूएट किया है और आपको फिर बताने आता हूँ। तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ये आपको डिफरेंसेस के साथ आना चाहिए। इस किस्म का क्वेश्चन अक्सर 4 से 6 नंबर का पूछा जाता है, तो आप 6 नंबर इसके रखें क्योंकि 6 नंबर की नॉर्मली 3 जो है चीज़ें आती हैं। अब अक्सर देखें जिस चीज़ को आप डेबिट साइड कर रहे होते हैं एक्चुअली क्रेडिट बैलेंस होता है, और जिस चीज़ को आप क्रेडिट साइड देख रहे होते हैं वो एक्चुअली डेबिट बैलेंस के तौर पे लिया होता है। तो इस तरह से इसकी छोटी मोटी एम्बिग्यूटीज़ हैं वो आपको अपने टीचर से कंसल्ट करनी है। इसके अलावा 13वें नंबर पे टॉपिक आता है ट्रेड डिस्काउंट एंड सेटलमेंट डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट का डिफरेंस ही स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। उनको यही नहीं पता होता कि ट्रेड डिस्काउंट सेटलमेंट डिस्काउंट को आपने किस तरह से करना है। ज़ाहिर बात है सेटलमेंट डिस्काउंट में मज़ीद 2 टाइप्स आती हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। तो इस तरह के टॉपिक्स आपको 8 नंबर का पेपर में लाजमी देगा। इसके 4 MCQs आते हैं नॉर्मली, 3-4 MCQs मैंने देखे हैं नॉर्मली आते हैं। तो आपको ट्रेड डिस्काउंट एंड सेटलमेंट डिस्काउंट और 14 नंबर पर टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हाईलाइटेड वो ये कि फिलिंग द ब्लैंक्स। नॉर्मली ऑब्जेक्टिव टाइप जो फिलिंग द ब्लैंक्स होती हैं जिसमें कोई 4 ऑप्शंस नहीं होती, ठीक है, सिर्फ आपने या तो अमाउंट निकालनी होती है या किसी चीज़ को फिल आउट करना होता है, तो वो स्टूडेंट देखते ही नहीं है।
आप जिस स्टूडेंट को मर्जी देख लें, आप अपनी क्लासमेट्स को देख लें, फिलिंग द ब्लैंक्स को नहीं देखेंगे, MCQs को ही चिमड़े रहेंगे। हालांकि फिलिंग द ब्लैंक्स आपको 10 से 12 नंबर पेपर में आती हैं, बड़ा मिनिमम तकरीबन 10 तो ज़रूर आते हैं, 10 मार्क्स की फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें कोई 4 ऑप्शंस नहीं होती, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको बोलते हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को एवेल्यूएट करने की ज़रूरत है। तो ये वो 14 टॉपिक्स हैं जो मेरी नज़र में इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और आप इनको बहुत स्पेसिफिक करके मैंने इसको ढूंढा है, मैंने इसको देखा है कि अब इसको अगर आप कैलकुलेट कर लो तो आपको काफ़ी मार्क्स 70 to 80 के दरमियान मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपको 70+ मार्क्स का पेपर मैंने बता दिया तो पीछे क्या रह गया। और ये वो टॉपिक नहीं है जो कि आपको पढ़ने मुश्किल हैं या बहुत लेंथी हैं, मैंने वो ढूंढने हैं टॉपिक, उन चीज़ों के बारे में बात की है जिसको पढ़ना भी आसान है, जो आपको अंडरस्टैंडिंग में आसान आती है, और जिनकी पेपर में सबसे ज़्यादा वैल्यू है। अब जितने भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे लेक्चर्स देने वाले हैं, मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन वो इस तरह की चीज़ें स्टूडेंट्स को नहीं बताते। हालांकि नॉर्मल टीचर्स को पता ही होती हैं, या शायद उनका ध्यान नहीं है, चले अगर मैं पॉजिटिव वे में देखूँ तो इस लिहाज से मैं अपने स्टूडेंट्स को इन तमाम चीज़ों को बताता हूँ जो हमारी एकेडमी के थ्रू पढ़ते हैं, और जो नहीं भी पढ़ते उनको भी अब बता रहा हूँ मैं। तो मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा स्टूडेंट ACCA में पास हों, ड्रॉप आउट कम हो। ACCA में जो मेरे अंदाजे के मुताबिक 80% स्टूडेंट पहले 3-4 पेपरों में स्किप हो जाता है। उसकी मेन वजह यह है कि फेलियर बहुत ज़्यादा, और फेलियर क्यों है वो ये चीज़ें नहीं पता, और ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो इंशाल्लाह फेलियर कम हो जाएगा। यही वजह है कि मेरे अभी तक स्टूडेंट्स जो हैं 95% से ज़्यादा पास है। सिर्फ 2-3 फेल हैं, वो भी अपनी गलती कैसे वो मानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसकी अपनी ज़िम्मेदारी ली है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा हर स्टूडेंट पास हो हुआ वो, क्योंकि उसकी ध्यान रखना, उसका प्रॉपर कंट्रोल करना भी तो हम लोगों की ज़िम्मेदारी है। इस लिहाज से मैंने इस चीज़ों को प्लान किया और फिर आपको बता रहा हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप ना सब्सक्राइब करो ना कुछ और करो, इसको शेयर कर दो, दूसरों तक पहुँचा दो। मैं सब्सक्राइब के चैनल में नहीं आता कि चैनल में सब्सक्राइब कर, जिसने करना होगा वो कर देगा, मुझे ये इशू नहीं है। मुझे ये है कि मेरा पैगाम मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सके।